ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत करती हूँ। अपने प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में टमाटर की खेती की जाती है, तो जो किसान भाई टमाटर की खेती करना चाहते हैं उनके लिए इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय चल रहा है। तो इसके लिए किसान अपनी बाजार मांग और एरिया के हिसाब से टमाटर की कौन सी किस्म का चयन करें और स्वस्थ नर्सरी तैयार किस तरह से करें, इस बारे में समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति से। और आज जो है हम बरसात के मौसम में टमाटर के स्वस्थ पौधे की तैयारी हेतु हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है, हमें अच्छी किस्मों का चयन करना टमाटर में सबसे पहले ज़रूरी होता है। जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक कवक जो भूमि में पाए जाते हैं उससे प्रतिरोधक क्षमता उसमें हो। दूसरा जो होता है जीवाणु और विषाणु के द्वारा होने वाले जो विभिन्न प्रकार के बीमारियां हैं उससे भी वह पौधा जो है प्रतिरोधक क्षमता उसमें अच्छी बनी हो। सर्वप्रथम जो है हम टमाटर की किस्मों की अगर हम बात करें तो टमाटर की जो किस्में हैं जैसे वो काशी अमन है, काशी आदर्श है, इसी प्रकार से पूसा हाइब्रिड 1 है, पूसा हाइब्रिड 2, यह किस्में भी जो है बरसात के मौसम में अच्छी उत्पादन हमें देती हैं। किसान भाइयों, सर्वप्रथम जो है आपका पौधशाला में भूमि का चयन करना अति आवश्यक होता है। भूमि जो है मुख्यतः ध्यान रखनी होती है, जिससे पीएच मान जो होता है 7.0 के आसपास हो, बहुत ही अम्लीय भी नहीं होनी चाहिए, 7 से कम नहीं होनी चाहिए, 7 ऊपर से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्षारीय प्रकृति की होती है। इसी प्रकार से जो होता है उसमें जीवाश्म कार्बन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, 0.5 से लेकर 0.75% के बीच होनी चाहिए। भूमि आपकी जो होती है मिट्टी थोड़ी हल्की भूमि किस्म की होनी चाहिए, मतलब बलुआर दोमट या दोमट किस्म की होनी चाहिए। और भूमि आपकी ढलान होनी चाहिए, लगभग 5% से ऊपर की ढलान नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर जो है हमें भूमि में जो हम पौधशाला जहाँ बीज का हमें डालना है वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहाँ पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। सर, अब हम जो है अगर हम बात करें बीज दर की जो है तो 400 ग्राम जो है बीज दर प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उपयोग में लाना चाहिए। अगर हम हाइब्रिड किस्मों का अगर चयन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से है बीज दर कम हो जाएगी। 200 से 250 ग्राम जो है बीज की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होती है। भौतिक शुद्धता के अंतर्गत हमें यह देखना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार के जो है दूसरे खरपतवार के बीज या उसके डंठल, कंकड़, पत्थर, धूल, डस्ट या किसी प्रकार की चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। अंकुरण किसी भी सब्जी में और इसी प्रकार से टमाटर में भी 90% से कम जो है बीज जो आप खरीदे उसमें अंकुरण की दर जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, चयनित किस्मों के बीजों को जो है हम जो है थीरम या कैप्टान की 3 ग्राम प्रति केजी दर से हम उपचारित कर सकते हैं, या कार्बेंडाजिम जो बाविस्टिन नाम से आता है उसकी 2.5 ग्राम मात्रा को जो है हम प्रति केजी की दर से उपचारित कर सकते हैं। अब जो है किसान भाइयों, क्यारियों के निर्माण उपरांत बीज का शोधन उपरांत जो है क्यारियों में जो होता है लाइन जो होती है, हमें लाइन जो बनानी होती है क्यारियाँ, उसमें 5 सेंटीमीटर के बीच का अंतर रखना होता है। बहुत गहरा बीज को नहीं डालना होता है और बीज डालने उपरांत जो होता है बीज को ढकना अति आवश्यक होता है। तो बीज को ढकने के लिए जो किसान मित्रों आपको जो है 2:1 मतलब अगर आप 2 किलोग्राम मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें 1 किलोग्राम जो सड़ी हुई गोबर की खाद या FIM लीजिए और उसमें जो है 1 किलोग्राम जो है रेत को मिलाकर जो है हल्की परत जो है आप बीज जहाँ डाले हैं क्यारी में उसके ऊपर आप बिछा दीजिए। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके।
यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। इसी प्रकार से जब पौधा आपका 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उस पर जो है आपको अगर किसी प्रकार के खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो आप खरपतवार को निश्चित रूप से निकाल दें, जिसके कारण जो है पौधे और खरपतवार के बीच जो है प्रतिस्पर्धा जो न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को या सूरज की प्रकाश को है वह निश्चित रूप से हवा के लिए जो है वो कम हो जाएगी, पौधा आपका स्वस्थ बनेगा। इसके बाद अगर कई बार जो किसान मित्रों रस चूसक कीट भी पाए जाते हैं तो उसके नियंत्रण के लिए जो होता है आपको थायोमेथेक्साम की 0.3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में लेकर आप छिड़काव अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इन रस चूसक कीटों से आपको नियंत्रण मिलेगा। अब जो है आपको यह ध्यान रखना है, जब आपका पौधा जो है 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तो यह पौधा जो है मुख्य भूमि में रोपण के लिए जो होता है सही होता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के दौरे पर राहुल गांधी आएंगे। मानगढ़ दौरे पर बीजेपी का हमला, कहा वो वोटों की फसल काटने आ रहे हैं राहुल। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान की विपक्ष इतने नीचे स्तर पर उतर आई है। सीएम अशोक गहलोत के पैर की चोट को लेकर भाजपा ने सही नहीं किया जो बात बयान दिया है। बाड़मेर में सीपी जोशी ने बाड़मेर भाजपा जिला के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी के सांसद ये बताएं कि उन्होंने प्रदेश के किसानों युवाओं के लिए क्या किया। बाड़मेर में आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का खेल खत्म करके तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बारिश के मौसम में अक्सर पशुपालकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें पशुओं को बीमारियों से बचाना प्रमुख है। अगर बकरी पालन की बात करें तो इस मौसम में बकरियां कई संक्रामक रोगों की चपेट में आ जाती है। अगर सही तरीके से इनकी देखरेख की जाए तो पशुपालक इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। तो किस प्रकार से आप अपनी बकरियों को बीमारियों से बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे बकरियों में होने वाली पीपीआर बीमारी के बारे में। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। पीपीआर जो बीमारी है, इसके लक्षण जो होते हैं वो शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो नाक से पानी आना और फिर वो पानी धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर में थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और नाक से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होने लगते हैं और फिर वो निमोनिया हो जाता है। लेकिन इसका मुख्य जो लक्षण होता है वो होता है गैस, पेट में जो खाने वाले जो तंत्र हैं उसमें होता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है,
जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। तो पीपीआर का जो एक विषाणु वायरस से होने वाली बीमारी है और ये सबसे पहले इनहेलेशन में सांस के थ्रू जाता है ये विषाणु, और वो वहाँ पर जाकर शुरुआत में गले में ही वो अपना बढ़ोतरी शुरू करता है और उसके बाद खून के द्वारा पेट में चला जाता है, और पेट में जाते ही वहाँ पर जो छोटी आंत बड़ी आंत है उसमें इफेक्ट करते हुए डायरिया शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ सांस में लेने में भी दिक्कत होती है, श्वसन तंत्र के ऊपर ही भाग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। नाक से में अगर डिस्चार्जेज आ रहे हैं तो वो उसको और नाक को रोक लेते हैं, तो सांस लेने के साथ साथ दोनों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और सांस लेने से में दिक्कत होने से इनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये बहुत ही कंटेजियस संक्रामक रोग है और एक बीमार पशु से दूसरे बीमार पशुओं में बहुत तेजी से फैलता है। बकरी पालक अपने पशुओं को पीपीआर जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। यदि आपकी बकरी पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। लेकिन इसके जो है संभावना ये होती है कि आपको मरने की संभावना अधिक हो जाती है, तो इसके कारण हम लोग को इसका पीपीआर का वैक्सीन करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग पीपीआर का वैक्सीन अभी जो मौसम है, इस मौसम में गर्मी है और नमी है, तो इसमें पीपीआर का वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए हम लोग अगर कोई किसान भाई नहीं कराए हैं वैक्सीन तो अभी तुरंत तो इसका वैक्सीन करा लें और इससे हम लोग इस रोग से बच सकते हैं। तो वो एक निमोनिया का लक्षण है, नाक से निकलने का है, और अभी जो बरसात का समय में थोड़ा भींगा गीला रहता है, बरसात में बहुत सी चीज़ें फैल रही हैं, बहुत से कीटाणु विषाणु फैल रहे हैं, तो इस समय में निमोनिया भी होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन इन सब के लिए अब दो तरह के निमोनिया होंगे, बैक्टीरियल और वायरल। वायरल जो निमोनिया होता है उसको तो हम लोग नहीं बचा सकते हैं, उसका मतलब कि हम लोग उपचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरियल निमोनिया के लिए हम लोग के पास दवाइयाँ हैं। दवाई जो पशु चिकित्सक से सलाह करके उसके वजन के अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। तो हम लोग जब पशु चिकित्सक के पास जाने से पहले उसका नाक को हम लोग सांस लेने में मदद करना चाहिए और नाक जो है उसको क्लियर करना चाहिए। और हम लोग जो विक्स उसका जो वेपोरप्स जो आते हैं या टिंचर बेंजोइक को आता है, उसका हम लोग देकर कपड़े में डालकर और वो उसको नाक के पास ले जाएंगे तो उससे जो सांस लेती है हवा जाता है, उससे नाक थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो हम लोग उस व्यवस्था को कर सकते हैं कि कम से कम हम लोग पशु जो है वो सांस निरंतर लेता रहे। फिर बाद में जो ट्रीटमेंट होता है पशु चिकित्सक के सलाह से, उसको करके हम लोग निमोनिया से बचाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम चैनपुरा जिला दौसा के किसान सुधाकर लाल ने। आप भैंस की मुर्रा नस्ल पर जानकारी चाहते हैं तो सुधाकर लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल अधिकतर मुर्रा भैंसों को पाला जा रहा है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है।
ये भैंस गर्म और ठंडे इलाकों में आसानी से पाली जा रही है। मुर्रा पशु भारी भरकम डील डॉल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है और मादा पशु की ऊंचाई 133 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मुर्रा भैंस की देखरेख करना आसान होता है। इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर रहता है क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। मुर्रा भैंस सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस देशी और अन्य नस्ल की भैंसों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक दूध देती है। यह प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध आसानी से दे देती है। इस भैंस की दूध देने की अवधि आमतौर पर 280 से 310 दिन है, जो अन्य भैंसों की तुलना में अधिक है। मुर्रा भैंस अपने एक दूध काल में लगभग 1800 से 4000 लीटर तक दूध देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। इस वजह से अन्य दुधारू पशुओं के दूध के मुकाबले मुर्रा नस्ल की भैंसों का दूध अधिक दर पर बिकता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण यह भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।